सोचो अगर तुम मैजिकल दुनिया में जाओ पर तुम्हारे अंदर मैजिक करने का जीरो टैलेंट हो। तो हमारे मेन कैरेक्टर अफ्ताल के साथ बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो अर्थ से किसी ऐसी दुनिया में रिकॉन्ड्रेट होता है। वो अपनी पूरी जिंदगी मैजिक सीखने में लगा देता है, पर जब उसे पता चलता है कि उसके अंदर बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है, इस वजह से वो रोते रोते उसकी एक दिन मौत हो जाती है। लेकिन दोस्तों कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। वो ठीक 400 साल बाद दोबारा रिकॉन्ड्रेट होता है। इस बार पिछले जिंदगी की सारी यादें और उसके पास पावर भी है। उसने ठान लिया है कि इस बार वो मैजिक के सबसे ऊंचले मुकाम तक पहुंच के रहेगा। तो चलो अब बिना किसी देरी के इस एक्सप्लेनेशन वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं कि 4 मैजिशियंस और एक हीरो मिलकर एक मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि वो कोई आमली मामली मॉन्स्टर नहीं होता, बल्कि वो एक डीमन किंग होता है। अब वो चारों मैजिशियंस मिलकर उस डीमन किंग के ऊपर हमला करते हैं, जिससे वो डीमन किंग काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है। और यही अच्छा मौका देखकर वो हीरो उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो डीमन किंग का पत्ता वहीं पर कट हो जाता है। और इसी के साथ वो पांचों मिलकर डीमन किंग को हरा देते हैं। और जब ये बात गाँव वालों को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने कोई मॉन्स्टर को नहीं हराया है बल्कि एक डीमन किंग को हराया है। और उस गांव का राजा उनकी जीत और बहादुरी को देखते हुए राजा उन्हें सबसे बड़े मैजिक टाइटल से समर्पित करने का फैसला करता है। राजा कहता है फायर, अर्थ, वाटर और वाइंड, इन चारों मेजेस को फॉर एम्परर की टाइटल दिया जाता है। हमें पता चलता है कि ये टाइटल ज्यादातर रॉयल फैमिली के लोगों को ही मिलता है, इसलिए इतना बड़ा सम्मान मिलना सबके लिए बहुत गर्व की बात है। इसके बाद राजा अफ्ताल के पास आते हुए कहते हैं कि भली तुम एक ताकतवर मेज ना हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी मेहनत और योगदान देखते हुए तुम्हें भी लाइटनिंग एम्परर की टाइटल दी जाती है। ये सुनकर अफ्ताल खुश होकर रोने लगता है और वो राजा को काफी ज्यादा धन्यवाद करता है। पूरा माहौल नए एम्परर्स के स्वागत में जोर जोर से तालियां बजाने लग जाते हैं। अफ्ताल वहाँ से जाते हुए अपने मन में कहता है आखिरकार उसके 40 साल की मेहनत को सबसे बड़ा सम्मान मिल ही गया। अब अगले दिन हम देखते हैं कि अफ्ताल रोज की तरह अपने स्टूडेंट लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। अफ्ताल उन लोगों को ध्यान से प्रैक्टिस करने को कहता है, क्योंकि अगर उन लोगों ने ध्यान तोड़ दिया तो स्पेल को संभालना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वो सब बच्चे काफी अच्छे से स्पेल बना ले रहे होते हैं, इसलिए अफ्ताल उन सबको लेवल 4 का मैजिक प्रैक्टिस करने के लिए कहता है। तभी मार्लिन नाम की उसकी एक स्टूडेंट अफ्ताल से कहती है कि आप बहुत दिनों से काम में लगे हुए, आपको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। लेकिन अफ्ताल मुस्कुराते हुए कहता है कि वो बिल्कुल भी नहीं थका है। अफ्ताल उस लड़की को देखकर उसे पुरानी लड़ाई की याद आ जाती है, जिसमें उसके हाथों बहुत सारे डीमंस मारे गए थे। यहाँ तक कि इस लड़की के डीमन माँ भी मारी गई थी, लेकिन आज ये लड़की उसकी काफी ज्यादा फिक्र कर रही है। अफ्ताल जल्दी से इन बातों को अपने दिमाग से निकालकर स्टूडेंट लोगों को ट्रेनिंग देने लग जाता है। लेकिन तभी मार्लिन अफ्ताल से जिद करने लगती है कि अब उसे लेवल 6 का मैजिक सीखना है, और ये ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वो साबित करना चाहती है कि वो लाइटनिंग एम्परर की सबसे अच्छी स्टूडेंट है। लेकिन अफ्ताल उससे तुरंत कहता है कि आखिर तुम्हें किस बात की जल्दबाजी है, तुम्हें पहले बेसिक को ही मजबूत करना होगा। ये सुनकर मार्लिन थोड़ी देर चुप हो जाती है, पर वो अंदर ही अंदर सोचती है कि उसे जल्दी से जल्दी ताकतवर बनना ही होगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मार्लिन खुद को साबित करने के लिए मार्लिन अकेली एक सुनसान जंगल में एक खतरनाक मॉन्स्टर को हराने के लिए निकल पड़ती है। उसका मेन मकसद सिर्फ इतना ही था कि वो खुद को लाइटनिंग एम्परर के सबसे बेहतरीन स्टूडेंट साबित कर सके, ताकि आगे चलकर वो अफ्ताल की जगह पर सबको ट्रेनिंग देगी और उसका मास्टर थोड़ा आराम कर सके। ये बोलने के बाद वो एक गुफे के अंदर चली जाती है, लेकिन रियलिटी कुछ ऐसा होता है कि उसका सामना एक बहुत बड़े जाइंट मॉन्स्टर से हो जाता है। यहाँ तक कि उस मॉन्स्टर के ऊपर लेवल 4 का मैजिक भी काम नहीं करता। अब उसके पास बचने का सिर्फ एक ही मौका होता है। वो वहाँ पर खड़े होकर लेवल 6 का थंडरबोल्ट उसके ऊपर अटैक करती है, और वो अटैक न जाकर उस मॉन्स्टर को सटीक लगता है, जो देखकर मार्लिन काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन बुरी बात ये होती है कि वो मॉन्स्टर न उसके अटैक से बाहर आ जाता है और वो मार्लिन के ऊपर अटैक कर देता है। वो मॉन्स्टर दिखने में कुछ ज्यादा ही गुस्से में लग रहा था और वो अब मार्लिन को खत्म करने वाला था। लेकिन सही टाइम पर वहाँ पर अफ्ताल आ जाता है और उस मॉन्स्टर से मार्लिन को बचा लेता है। तब अफ्ताल उसे डांटते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें जंगल में आने से मना किया था ना, तुम्हारे अंदर भली टैलेंट है, लेकिन अगर तुम इतनी जल्दबाजी करोगी तो अपनी काबिलियत का सही इस्तेमाल नहीं कर पाओगी। अफ्ताल उसे समझा ही रहा होता है, पर तभी वो मॉन्स्टर उसके पीछे में आ जाता है। तभी अफ्ताल भी उसके ऊपर लेवल 10 का अटैक कर देता है, जो देखकर मार्लिन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें मार्लिन को घर पे दिखाया जाता है और उसने अफ्ताल के मैजिक को देख लिया था, इसलिए वो उसकी काफी ज्यादा तारीफ कर रही थी। तभी अफ्ताल मार्लिन से कहता है कि आज की पढ़ाई बहुत ज्यादा हो गई, अब तुम्हें जाकर आराम कर लेना चाहिए। ये बोलती अचानक से अफ्ताल की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और उसके मुंह से ब्लड आना शुरू हो जाता है। मार्लिन ये सब अपनी आंखों से देख लेती है और अफ्ताल को पता चल जाता है कि मार्लिन ने उसके बीमारी के बारे में पता चल गया है। लेकिन मार्लिन को न उसके बीमारी के बारे में पहले से पता चल गया था, इसलिए वो अफ्ताल को जल्दी से मैजिक सिखाने के लिए कह रही थी। अब मार्लिन उससे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करती है कि वो अपना ख्याल रखे और जितना हो सके उतना ज्यादा आराम करे। लेकिन अफ्ताल उसे ये कहकर मना कर देता है कि अब उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। मार्लिन उससे पूछती है कि आप इतना ज्यादा बीमार होने के बाद भी आप हमें ट्रेनिंग क्यों दे रहे हैं। तब अफ्ताल उससे बताता है कि अगर मैं ना भी रहूं तो मैं चाहता हूं कि मेरे टैलेंटेड स्टूडेंट आगे बढ़ते रहें। फिर वो अपने सपने के बारे में बताता है कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर मेज बनना चाहता था, लेकिन अब उसे पता है कि वो सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। लेकिन मार्लिन उसके बातों को इनकार कर देती है, क्योंकि उसके नजरों में सिर्फ लाइटिंग एम्परर ही सबसे ताकतवर है और उसे लेवल 10 का मैजिक आता है, तो वो आखिर कैसे कह सकता है कि वो
ताकतवर नहीं है। तब अफ्ताल अपने मन में कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि सच्चाई कुछ और है। नई जनरेशन के मेजेस के टैलेंट उससे कई ज्यादा है। यहाँ तक कि डीमन किंग के हुई लड़ाई में भी उससे काफी ज्यादा मुश्किल हुई थी। अब अगले दिन अफ्ताल का एक स्टूडेंट दौड़ते हुए अफ्ताल के पास एक बहुत बड़ी खबर लेकर आता है। उसका स्टूडेंट उससे बताता है कि फ्लेम एम्परर ने मैजिक को पहचान करने का तरीका ढूंढ निकाला है और ये सारी जानकारी इस कॉपी के अंदर है। जब अफ्ताल उस थ्योरी को पढ़ता है तो वो फ्लेम एम्परर की काफी ज्यादा तारीफ करता है और वो फैसला करता है कि हम अभी इस थ्योरी को तुरंत टेस्ट करेंगे। तो वो सबसे पहले मार्लिन से शुरू करता है। वो थ्योरी के हिसाब से मार्लिन के 4 अलग अलग बाल तोड़कर वो स्पेशल मैजिक वाटर बोतल में डाल देता है और थोड़ी देर बाद वो चारों शीशियां काफी ज्यादा चमकने लगती है, जो देखकर मार्लिन हैरान होते हुए पूछती है कि आखिर इसका क्या मतलब है। तब अफ्ताल उस थ्योरी को पढ़ के बताता है कि चारों शीशियां उस रंग को बताती है कि किस इंसान में ई रैंक और एस रैंक तक कितना है। मार्लिन के टेस्ट में ब्लू और ग्रीन कुछ ज्यादा ही चमक रहा होता है, तो इसका मतलब कि वाटर और वाइन दोनों एस मैजिक पर है, जबकि फायर में सी रैंक होता है और अर्थ में बी रैंक होता है। ये देखकर अफ्ताल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि ये बहुत बड़ी खोज है, क्योंकि पहले ना ये जानने में काफी ज्यादा मुश्किल होता था कि कौन से बच्चे में कितना ज्यादा मैजिक है। अब अफ्ताल दूसरे नंबर पे अपनी टेस्टिंग करवाने के बारे में सोचता है, लेकिन मार्लिन उससे मना करने लगती है और वो कहती है आप तो 4 एम्परर में से एक है, तो आपको ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन वहाँ पे सारे बच्चे अफ्ताल के मैजिक के बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा शोर मचाने लगते हैं। अब सच कहूँ तो अफ्ताल भी अपने बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। वो बस ये देखना चाहता था कि उसके अंदर मेज बनने का टैलेंट है या फिर नहीं, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में दूसरों से कई ज्यादा मेहनत की है। अब वो भी अपना टेस्ट करवाने के लिए बैठ जाता है, लेकिन जैसे ही रिजल्ट सामने आता है सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि चारों शीशियां बेरंग होती हैं। थ्योरी के मुताबिक अगर चारों शीशियां बेरंग हो तो इसका मतलब होता है कि उसके अंदर बिल्कुल भी शक्तियां नहीं है। लेकिन मार्लिन को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। वो बार बार यही रट लगाई जा रही थी कि अफ्ताल तो लाइटनिंग एम्परर है, आखिर ये कैसे हो सकता है। दोनों सोचते हैं कि शायद टेस्टिंग करने में ही गलती हो गई है, इसलिए वो दोबारा टेस्टिंग करते हैं, लेकिन बार बार वही रिजल्ट सामने आता है। ये सब देखकर अफ्ताल एक बहुत बड़ी डिप्रेसिंग में चला जाता है। अब अफ्ताल को अपनी पूरी जिंदगी का सच समझ में आ जाता है कि क्यों नहीं वो बाकी एम्परर से आगे निकल पाया। ये सच जानने के बाद अफ्ताल की पूरी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो बेड पर लेटा हुआ होता है और उसकी तबीयत सच में काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। अफ्ताल खुद से कहता है कि मुझे हमेशा लगता था कि एक दिन मैं दुनिया का सबसे ऊंची मैजिक तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन मुझे अब जाके पता चला कि मैंने कभी टैलेंट की उस दीवार को कभी पार ही नहीं करा। उसी पल उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती है और वो खुद को एक बेकार महसूस करने लगता है। वो अफसोस करते हुए कहता है काश मेरे पास और थोड़ा सा समय होता, और ये कहने के बाद वो अपना दम तोड़ देता है। पर तभी अचानक से वो खुद को दूसरे जगह पाता है और उसे याद आता है कि ये सब 50 साल पुरानी बातें हैं और वो तो अपनी स्किल्स के बारे में भूल भी गया था। तभी उसके सामने वही देवी आती है जो उसके पहले मौत पर मिली हुई थी। तब वो देवी बताती है कि मैं तुम्हें एक ऐसी स्किल दी थी जो तुम्हारे कितने भी सामने मुश्किल आए, लेकिन तुम हार कभी नहीं मानोगे। ये सुनकर अफ्ताल को समझ में आ जाता है कि आखिर वो पूरी जिंदगी आखिर वो हार क्यों नहीं मानता था। आगे वो देवी उसे बताती है कि अब तुम्हारा दूसरा रिकैंडिडेट करने का वक्त आ गया है, और यहाँ तक कि वो देवी ना उसे 2 नए बोनस भी स्किल्स देने के लिए बात करती है, लेकिन अफ्ताल उन्हें मना कर देता है। अफ्ताल बताता है क्योंकि उसके पास मैजिक करने का पहले से ही नॉलेज है, अगर इस बार उसे सिर्फ मेहनत करके ही हासिल करने का मौका मिल जाए तो यही उसके लिए काफी है। ये सुनकर वो देवी हंसते हुए कहती है कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इतना बोलने के बाद फाइनली अफ्ताल तीसरी बार जन्म ले लेता है। तो अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही अफ्ताल अपनी आंखें खोलता है वो खुद को एक बच्चे के रूप में पाता है। अब धीरे धीरे उसकी सारी यादें वापस आने लगती है। वो खुद को मिरर में देखते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि पहले मैं लाइटनिंग एम्परर हुआ करता था। तभी अचानक से उसके पास भागते हुए उसकी मदर आती है और उससे बोलती है कि ब्रेकफास्ट तैयार है। तो अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अफ्ताल अपने मदर के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। वो खाना खाते हुए अपने मन में कहता है कि 4 साल की उम्र में ही धीरे धीरे पिछले जन्म की सारी यादें उसमें वापस आने लगी हैं, और इस बार वो ठान लेता है कि इस मैजिक को पूरा वो मास्टर करके रहेगा। वो खाना खत्म करने के बाद बाहर खेलने के लिए आ जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि बाहर में कुछ ज्यादा ही उदास लग रहा होता है। तब हमें पता चलता है कि उसने ना पुरानी थ्योरी आजमाई है, लेकिन उसका रिजल्ट वही आता है और उससे पता चल जाता है कि इस जन्म में भी उसके पास कोई मैजिक टैलेंट नहीं है। पर तभी अफ्ताल नोटिस करता है कि एक बहुत बड़ा ड्रैगन काफी तेजी से कैपिटल की तरफ बढ़ रहा है और उसके पीछे बहुत सारे सैनिक भी पड़े हुए हैं। अफ्ताल अपने मन में बोलता है कि अगर वो पुरानी बॉडी में होता तो वो इसे काफी आसानी से रोक लेता, लेकिन अभी वो सिर्फ 4 साल का बच्चा है। लेकिन जैसे ही वो अपना हाथ आगे करके ये कहता है कि काश मैंने ऐसा शरीर मांगा होता कि जो पहले से ही मैजिक इस्तेमाल कर सके। इतना कहने के बाद एक ओरिजिनल बहुत बड़ा लेवल 10 का स्पेल बनता है और अफ्ताल ना उस ड्रैगन के ऊपर उस स्पेल को चला देता है और उस अटैक से ना ड्रैगन के चिथड़े उड़ जाते हैं और वो जमीन पे गिर जाता है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हुआ। तब अफ्ताल को समझ में आ जाता है कि भले ही उसकी उम्र 4 साल ही क्यों ना हो, लेकिन पिछले जन्म की सारी मैजिक है उसके अंदर आ चुकी है। अब अफ्ताल को इस बॉडी में रिकैंडिडेट हुए पूरे 3 साल हो चुके हैं। इन 3 सालों में उसने इतना ज्यादा रिसर्च करी और उसे पता चला कि वो फिर से उसी दुनिया में पैदा हुआ है जहाँ वो पिछले जन्म में रहता था, बस इस दुनिया में 400 साल बीत चुके हैं। तभी अगले दिन हम देखते हैं कि उसका बड़ा भाई फ्रीजर उसके घर आता है। वो अफ्ताल के मदर को कुछ पैसे देते हुए कहता है कि इन्हें जरूरत के हिसाब
से ही इस्तेमाल करना। उसी टाइम फ्रीजर नोटिस करता है कि इतनी छोटी उम्र में भी अफ्ताल मुश्किल मैजिक किताबें पढ़ रहा है, लेकिन अफ्ताल उसे बताता है कि उसे ये किताबें काफी ज्यादा पसंद है। जो सुनकर फ्रीजर उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं अगली बार तुम्हारे लिए ऐसी किताबें और ला कर दूंगा, क्योंकि फ्रीजर को लग रहा होता है कि अफ्ताल ना एकदम अपने पिता पे गया हुआ है और एक दिन अपने पिता के जैसा एक बहुत बड़ा मेज बनेगा। और तभी अफ्ताल उससे पूछता है कि आखिर मैं अपने फादर से कब मिलने वाला हूँ। तब फ्रीजर उदास होकर बताता है कि उसके पिता बहुत ही ज्यादा व्यस्त रहते हैं, इसीलिए उनसे मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये सुनकर अफ्ताल अपने मन में कहता है कि आज तक उसने अपने फादर को कभी नहीं देखा, भले उसके अपने फादर का नाम पता है जो अजुल किंगडम के सबसे बड़े मैजिशियन घरों में से एक है और वो लाइटनिंग एम्परर के वंशज भी हैं। तब हमें असली सच्चाई के बारे में पता चलता है कि अफ्ताल के मदर के पास बिल्कुल भी शक्तियां नहीं है। इसी वजह से ड्यूक गोट के पत्नी और बाकी घर वाले उससे नफरत करते हैं। ड्यूक का कहना है कि इतने बड़े मेज परिवार में बिना मैजिक टैलेंट वाली औरत से बच्चा पैदा नहीं होना चाहिए। इसी नफरत की वजह से अफ्ताल और उसकी माँ को शहर से दूर रहने के लिए भेज दिया गया और ड्यूक और उसका परिवार अफ्ताल को अपना बेटा भी नहीं मानता। लेकिन तभी फ्रीजर कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अपने डैड से इसके बारे में बात करूंगा। तब अफ्ताल बताता है कि फ्रीजर ड्यूक गोट की पत्नी का दूसरा बेटा है और यही एकलौता इंसान है जो हमारी काफी ज्यादा मदद करता है। अब फ्रीजर को थोड़ा चाय पानी मिल जाती है और वो अफ्ताल से पूछता है कि इतनी पढ़ाई हो रही है, आखिर बड़े होकर क्या बनने का प्लान है। अफ्ताल उसे बताता है कि जब वो 15 साल का हो जाएगा तब वो कैपिटल के मैजिक एकेडमी में पढ़ने के लिए जाएगा। इतना ही बोलने के बाद पर तभी उसकी माँ ना उसके मुंह को बंद कर देती है और वो फ्रीजर को याद दिलाती है कि मेरी तरह अफ्ताल के अंदर भी बिल्कुल भी मैजिक शक्तियां नहीं है और अब के जमाने में टेस्ट तो बचपन में ही हो जाता है, इसीलिए सबको पता है कि अफ्ताल के अंदर बिल्कुल भी मैजिक शक्तियां नहीं है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वो मैजिक छोड़कर तलवार चलाना सीखे और मिलिट्री स्कूल में एडमिशन ले। तब फ्रीजर काफी एक्साइटेड होते हुए बोलता है, सच कहूँ तो मैंने भी मिलिट्री स्कूल से टॉप करके ग्रेजुएट किया था और लास्ट में मिलिट्री स्कूल को चुनना मेरे लिए सही फैसला हुआ, क्योंकि मैजिक स्वॉर्ड बहुत ही कम होते हैं, इसीलिए उनकी मिलिट्री बहुत ही ज्यादा इज्जत करती है। फिर वो कहता है कि आज उसके पास थोड़ा सा टाइम है, इसीलिए वो अफ्ताल को तलवार चलाना सिखाना चाहता है। अब ट्रेनिंग के दौरान फ्रीजर उसे कलाई में ताकत लाने को कहता है और सही से तलवार चलाने को कहता है। ये सब देखकर अफ्ताल समझ जाता है कि फ्रीजर इतने दिन से उसे बेसिक पढ़ाई और मिलिट्री की ट्रेनिंग इसलिए दे रहा था क्योंकि उसे शुरू से ही चाहता था कि वो मिलिट्री स्कूल में जाए। तब अफ्ताल उसे बताता है कि मैं मिलिट्री स्कूल में नहीं बल्कि मैजिक एकेडमी में जाना चाहता हूँ। फ्रीजर उससे कहता है कि मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, लेकिन हर इंसान हर चीज में उतना अच्छा नहीं होता। अफ्ताल उसे बताता है कि भले उसके अंदर मैजिक शक्तियां नहीं है, लेकिन उसके पास माना है और वो मैजिक यूज कर सकता है। फ्रीजर उसके जीत को देखते हुए कहता है, ठीक है मैं एक स्पेल कास्ट करूंगा, अगर तुम उस स्पेल को थोड़ा सा भी कॉपी कर पाए तो मैं खुद तुम्हें मैजिक एकेडमी के लिए रिकमेंड करूंगा। अब फ्रीजर वाइंड स्पेल कास्ट करता है और वो अफ्ताल से कहता है कि एकदम ध्यान से देखना। जैसे ही फ्रीजर का स्पेल खत्म होता है वैसे ही अफ्ताल बिना किसी मंत्र बोले ही उससे भी बड़ा ताकतवर स्पेल चला देता है। तभी वहाँ पर काफी तेज हवा चलने लगती है जो देखकर फ्रीजर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर एक 7 साल का बच्चा बिना मंत्र बोले ये मैजिक इस्तेमाल कैसे कर सकता है, क्योंकि उसके हिसाब से सिर्फ वही सेज कर सकते हैं जिन्होंने सालों तक की ट्रेनिंग की हो। फ्रीजर हैरान होते हुए उससे पूछता है कि तुमने ये कैसे किया। तब अफ्ताल उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तो बस स्पेल को कॉपी करना चाहता था, लेकिन गलती से मुझसे लेवल 4 का आसपास की मैजिक निकल गया। ये सुनकर फ्रीजर और भी ज्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि इस जमाने में लेवल 4 का मैजिक काफी ज्यादा एडवांस माना जाता है, लेकिन अफ्ताल को लग रहा था कि लेवल 4 सिर्फ बेसिक मैजिक है। जब अफ्ताल धीरे से कहता है कि मैं तो लेवल 10 का मैजिक भी यूज कर सकता हूँ, तो ये सुनकर फ्रीजर और भी ज्यादा शौक में हो जाता है और बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ता है। अफ्ताल सोचने लगता है कि आखिर ये लेवल 4 का स्पेल देखकर ये बेहोश क्यों हो गया। तभी उसे याद आता है कि उस दिन जब उसने ड्रैगन को हराया था तब लोग ना उसे चमत्कार मान रहे थे, ये कोई नहीं मान रहा था कि ये एक मैजिक शक्ति है। तो अफ्ताल ना घर आके इसके बारे में रिसर्च करता है और उसे पता चलता है कि पिछले 4 सालों में इस दुनिया की मैजिक अब खो चुकी है और इस जमाने में बिना मंत्र बोले मैजिक कास्ट करना अब ये आम बात नहीं रही, और इसी वजह से फ्रीजर उसकी मैजिक देखकर बेहोश हो गया था। अब जब फ्रीजर होश में आता है वो सिर्फ यही रट लगाया जा रहा था कि आखिर 7 साल का बच्चा बिना मंत्र बोले मैजिक इस्तेमाल कैसे कर सकता है। लेकिन अफ्ताल ना तुरंत उसके बात को पलट देता है और वो उससे याद दिलाता है कि जब उसने कास्ट किया था तो उसने एक पेड़ को उड़ा दिया था और उस पेड़ की टुकड़ा ना उसके सिर पर लग गया था, जिस वजह से वो बेहोश होकर गिर गया था। और फ्रीजर ना यही बात को सच मान लेता है। अगले दिन उन दोनों की ट्रेनिंग फिर से शुरू हो जाती है। फ्रीजर उसे बार बार समझाता है कि बिना सोचे समझे हमला नहीं करना चाहिए और हमेशा अपने दुश्मन पर नजर रखनी चाहिए। अब जब अफ्ताल 10 साल का होता है तब उसे समझ में आता है कि सिर्फ मैजिक में ही नहीं बल्कि उसे तलवार चलाने में भी ताकतवर बनना चाहिए, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि दुनिया का सबसे ताकतवर मैजिक स्वॉर्डमैन बनना ये कोई बुरी बात नहीं होगा। अगले दिन फ्रीजर बताता है कि आज खास ट्रेनिंग होगी और उसने अपने जगह पर एक स्पेशल टीचर को बुलाया है। तब वहाँ मोरियन नाम का एक बहुत बड़ा और ताकतवर आदमी आता है। फ्रीजर अफ्ताल से मोरियन का इंट्रोड्यूस कराता है और वो बताता है कि वो अजुल्फ किंगडम के पुराने कैनाइट कमांडर भी रह चुके हैं। तभी मोरिया अफ्ताल से कहता है चलो बिना देरी किए मुझ पर हमला करो, पहले अटैक करने का मौका मैं तुम्हें देता हूँ। लेकिन अफ्ताल ध्यान से उसके बॉडी को चेक करता है और उसे कहीं भी कमजोरी नहीं दिखती और उसे समझ में आ जाता है कि ये बंदा सच में काफी ज्यादा ताकतवर है। अब अफ्ताल का बॉडी भी काम करना बंद कर देता है। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो कि उसका शरीर है ही नहीं।
ये सब वो सोच ही रहा होता है, पर तभी पल भर में मोरियोना ना इतने तेजी से उसके पास आता है कि अफ्ताल को उसके मूवमेंट को पता भी नहीं चलता। बट सही टाइम पर अफ्ताल उसके हमले को डॉज कर लेता है और वो अपने माना से स्ट्रेंथ बढ़ाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। तब फ्रीजर अफ्ताल की तारीफ करते हुए कहता है कि भले उसमें मैजिक शक्तियां ना हो, लेकिन उसका माना कंट्रोल इतना ज्यादा कमाल का है कि जब वो तलवार पकड़ता है तब उसके हाथ में माना ऐसा फ्लो करता है कि जैसे वो बड़े मेज हो। अफ्ताल को पता था कि अगर वो अपनी असली मैजिक यूज करे तो वो मोराना को काफी आसानी से हरा सकता है, लेकिन जीत का इसका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि वो देखना चाहता था कि वो सिर्फ तलवार के दम पर उसे मोरियाना को हराना चाहता था। अब उन दोनों के बीच फिर से टकराव होती है। मोरियाना बताता है कि तुम्हें मेरे बराबर आने में कम से कम 3 साल लगेंगे। ये बोलती है अचानक से अफ्ताल का शरीर खुद से रिएक्ट करता है और वो अपनी पिछली जिंदगी में सीखा हुआ एक थ्रो उसके ऊपर इस्तेमाल करके मोरियाना को गिरा देता है। और ये चीज देखकर फ्रीजर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। मोरियन भी मान लेता है कि वो अब हार गया है और अफ्ताल ने टेस्ट पास कर लिया है। तब फ्रीजर मोरिया के बारे में कुछ बताता है कि वो बस फाइटर नहीं बल्कि अजुल मिलिट्री स्कूल के हेडमास्टर भी हैं। ये सुनकर अफ्ताल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर फ्रीजर ने उसे कहां फंसा दिया। फ्रीजर उससे बताता है कि जब तुम 15 साल के उम्र के हो जाओगे तब तुम मिलिट्री स्कूल के स्टूडेंट बन जाओगे। मोरिया मजाक में कहता है कि भली मैं फाइट हार गया लेकिन शॉर्ट फाइट में तो जीता हूँ। अब कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी तेज बारिश हो रही होती है। अफ्ताल की मदर अफ्ताल की काफी ज्यादा चिंता कर रही होती है क्योंकि वो तेज बारिश में अकेली ट्रेनिंग करने के लिए चला गया है। इधर अफ्ताल खुश होते हुए कह रहा होता है कि इधर बारिश में कोई नहीं आएगा, इसलिए वो आराम से अपनी हाई लेवल का मैजिक प्रैक्टिस कर सकता है। वो अपना प्रैक्टिस कर ही रहा होता है, पर तभी फ्रीजर न उसे ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि तुम ठीक हो या फिर नहीं। अफ्ताल हंसते हुए कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आखिर मुझे क्या होगा। तब फ्रीजर उसे याद दिलाता है कि अगले साल उसका मिलिट्री स्कूल में एडमिशन होने वाला है, इसलिए वो उसे अच्छे से तैयार होने के लिए बोलता है। अगले दिन हम देखते हैं कि फ्रीजर न घर में एक बहुत बड़ा खुशखबरी लेकर आता है। वो बताता है कि आखिरकार उसके डैड ने अफ्ताल से मिलने के लिए बिल्कुल राजी है और ये सब संभव मिलिट्री ट्रेनिंग की वजह से ही हो पाया है। ये सुनकर अफ्ताल की मदर भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फ्रीजर भी ना उन दोनों के खुशी में वो भी शामिल हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फ्रीजर ना उन दोनों को ड्यू गॉड के बड़ी हवेली तक ले आता है। अफ्ताल अपने सामने इतनी बड़ी हवेली देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। वेल इसके बाद वो सब अंदर चले जाते हैं और फ्रीजर ना ड्यूक से उन सब का इंट्रोड्यूस कराता है। तभी अफ्ताल आगे आते हुए कहता है डैड मैं आपसे हमेशा से मिलना चाहता था, लेकिन ड्यूक ऑर्गट तुरंत उसे रोक देता है और वो घमंड में कहता है कि तुम मुझे ड्यूक ऑर्गट कर बुलाओ क्योंकि मैंने आज तक तुम्हें अपना बेटा नहीं माना। उसी टाइम वो उसकी बेइज्जती करने लग जाते हैं कि तुम लाइटनिंग एम्परर के वंशज होने के बाद भी तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी मैजिक शक्तियां नहीं है। अफ्ताल अपने मन में कहता है कि आखिर मैं इन्हें कैसे समझाऊं कि जिन्हें ये वंशज मान रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। इसके बाद ड्यूक ऑर्गट ना काफी ज्यादा खुश होते हुए उससे बोलते हैं कि मैंने सुना है कि तुम्हें मिलिट्री स्कूल से काफी खास इन्विटेशन मिला है। अफ्ताल उसके खुशी को गलत समझ लेता है। उसे लग रहा होता है कि शायद उसके डैड ना उसके कामयाबी पर खुश हो रहे हैं, लेकिन तभी ड्यूक ऑर्गट अपना असली चेहरा दिखा देता है कि अब मुझे तुम्हारे ऊपर एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मिलिट्री स्कूल में ना उसके लिए खाना पीना सब फ्री होगा। लेकिन डैड उसे एक वार्निंग देते हैं कि बस इतना ध्यान रखना कि तुम्हारी वजह से हमारे परिवार का नाम बदनाम ना हो। ये सुनकर अफ्ताल को उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर भड़क पड़ता है। और तभी ड्यूक ऑर्गट ने जुआची नाम के एक बंदे से कहते हैं कि इसे मिलिट्री स्कूल में जाने से पहले एक बार इसे जांच लो कि कहीं यह हमारे परिवार का नाम ना बदनाम कर दे। ये सुनते ही ना वो जुआची काफी बैडे से स्माइल देते हुए तैयार हो जाता है। तो अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सब ना एक बैटल के लिए एक ग्राउंड में आ जाते हैं। अब बैटल शुरू होने से पहले फ्रीजर अफ्ताल को समझाता है कि भली ये एक प्रैक्टिस की लड़ाई हो फिर भी उसे सावधानी बरतनी होगी क्योंकि जुआची दिखने में जितना आम लगता है उतना है नहीं। मिलिट्री स्कूल के शॉर्ट फाइटिंग में उसके सबसे ज्यादा मार्क्स आए थे। अगर तुम्हें लगे कि वो तुम पर भारी हो रहा है तो तुरंत तुम हार मान लेना। लेकिन जुआची शुरुआत में ही अफ्ताल का मजाक बनाना शुरू कर देता है। वो उसे एक भारी तलवार दे देता है ताकि वो उसे उठा भी ना पाए और उसका मजाक बन जाए। जुआची तो यहाँ तक भी नहीं रुकता, वो अफ्ताल और उसकी मदर की काफी ज्यादा बेइज्जती करने लग जाता है। वो उसका मजाक उड़ाते हुए अफ्ताल को पहले अटैक करने का मौका देता है, लेकिन अफ्ताल चुपचाप उसके बातों को सुने जा रहा होता है। लेकिन जैसे ही जुआची उसके माँ के बारे में और भी घटिया बातें कहने वाला होता है तभी अफ्ताल का गुस्सा एकदम से फूट जाता है। अफ्ताल अचानक से पुराने लाइटनिंग एम्परर के फॉर्म में आ जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। जो मिलिट्री स्कूल में शॉर्ट फाइटिंग में एक नंबर पे था वो अब एक बच्चे से टिक नहीं पा रहा था। अब तो जुआची से अफ्ताल का अटैक तो रोक ही नहीं जा रहा था। तभी अफ्ताल काफी जोर से उसके नाक के ऊपर अटैक करता है जिससे वो हवा में उड़ जाता है। जब वो नीचे आकर गिरता है तो हम देखते हैं कि उसके नाक से ब्लड आना शुरू हो जाता है। ये देखकर सभी लोग वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। तब अफ्ताल उससे काफी खतरनाक अंदाज में कहता है कि अगर इसने दोबारा मेरी माँ की बेइज्जती की तो पक्का अगली बार मैं तुम्हें मार दूंगा। ये बोलने के बाद अफ्ताल इस लड़ाई को यहीं पर खत्म कर देता है और इसके बाद वो अपनी मदर को अपने साथ लेकर जाने लगता है। अब ये सब देखकर ड्यूक ऑर्गट भी अफ्ताल से घबरा चुका था और उसे मिलिट्री स्कूल के लिए काफी ज्यादा बधाइयां भी देता है। तो अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अफ्ताल ना अपने घर पहुंच जाता है और वो अभी अभी बैटल करके आया हुआ है तो जाहिर सी बात है कि उसे भूख लगेगी ही और मदर भी ना उसके लिए डिनर लेकर आ जाती है। जैसे ही अफ्ताल एक बाइट लेने के लिए जाता है पर तभी अचानक से गेट ना कोई जोर जोर से बजाने लगता है। तब मदर गेट खोलकर चेक करती है कि आखिर बाहर में कौन है और हम देखते हैं कि बाहर में कोई और नहीं
नहीं बल्कि फ्रीजर और मोरियाना होते हैं और हम देखते हैं कि फ्रीजर के हाथ में ना एक छोटा सा बच्चा होता है। अवताल भी इन दोनों को ऐसा आता हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। तब सीन कट होता है और हमें राज्य का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फ्रीजर सबको तैनात करते हुए कह रहा होता है कि होली नाइट्स और अजुल की सेना पड़ोसी देश से लड़ने के लिए निकल चुकी है, तो जब तक वो वापस नहीं आ जाते तब तक राजधानी की रक्षा हमें ही करनी पड़ेगी। तब फ्रीजर मोरिया को बताता है कि मुझे खबर मिली है कि मिनिस्टर का पक्ष हमारी मुखिया सेना के बाहर होने का फायदा उठाकर राजकुमारी की हत्या करने का योजना बना रहा है, जो सुनकर मोरिया काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। पर तभी हम देखते हैं कि बाहर में ना राज के ऊपर हमला शुरू हो जाता है। फ्रीजर चिल्लाते हुए कहता है कि हमें जल्दी से प्रिंसेस को किसी सुरक्षित जगह पर लेकर चलना होगा। वेल इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है। अवताल अपने मन में कहता है कि अजुल के पीछे राजा के 2 बेटे में से छोटा बेटा ज्यादा यंग था, इसलिए वो आज राजा बन गया और बड़ा बेटा क्रू मिनिस्टर बन गया, लेकिन छोटे बेटे का कोई बेटा नहीं था, इसलिए लगभग पहले से ही तय था कि बड़े बेटे का बेटा ही अगला राजा बनेगा। आगे अवताल उससे कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन इतनी सैनिक होने के बाद भी बार्बरिंग लोग शहर में घुस कैसे गए? तब फ्रीजर कहता है कि शायद मुझे लगता है कि इसके पीछे ना मेरे डैड का हाथ है, क्योंकि अगर ताकत बदल गया तो सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं का होगा। आगे फ्रीजर कहता है कि अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें सीमा पार करके राजकुमारी को हमारे मुखिया तक सुरक्षित पहुंचाना होगा। इतना बोलने के बाद फ्रीजर और मोरियाना निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर अवताल भी उन लोगों के साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है, जो सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ये देखकर मोरिया काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे शाबाशी देने लग जाता है। अवताल अपने मन में सोचता है कि मुझे अच्छी तरह से याद है 400 साल पहले जब डीमन किंग से युद्ध हुआ था तो उस टाइम राजा ने हमारी मदद की थी, तो अब मेरी बारी है उनकी मदद करने की। इसके बाद वे तीनों वहाँ से निकल जाते हैं और मदर उन तीनों को बाय करती है। अब वो सब नील फॉरेस्ट को पार कर बॉर्डर तक पहुँचने के बारे में सोच रहे होते हैं। तभी मोरिया कहता है ये कितना ज्यादा अजीब बात है, ये जंगल इतना ज्यादा शांत क्यों है और अभी तक एक भी जानवर दिखाई क्यों नहीं दिया? पर तभी अचानक से बिजली गिरने की जैसी आवाज आती है। फ्रीजर हैरान होते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन सबसे पहले हमें जंगल से जल्दी से बाहर निकलना होगा। ये बोलने के बाद वे तीनों वहाँ से काफी तेजी से भागना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही वो तीनों जंगल से बाहर निकलने वाले होते हैं, पर तभी वो देखते हैं कि उसके सामने ना एक बहुत बड़ी सेना उन तीनों का इंतजार कर रही है। फ्रीजर उस सेना के झंडे को देखकर समझ जाता है कि आखिर ये किसकी सेना है, और वो सेना किसी और की नहीं बल्कि उसके डैड का ही है। ये सब देखकर मोरिया कहता है तो क्यों ना हम फिर से पीछे भागना शुरू करते हैं, लेकिन अवताल उन्हें मना कर देता है और वो बताता है कि हम पीछे आग से पूरी तरह घिर चुके हैं। ये देखकर फ्रीजर समझ जाता है कि जो हमने जंगल में आवाज सुना था वो आग लगने की थी। तब फ्रीजर फैसला लेता है कि वो अपने डैड को मनाने के लिए जाएगा और वो ये सब रोकने के लिए कहेगा। तो इसके बाद फ्रीजर आगे बढ़कर अपने डैड को आवाज लगाने लग जाता है कि मैं आपसे बातचीत करने के लिए आया हूँ, तो क्यों ना हम बातचीत करके ही इस मैटर को सुलझा लेते हैं। तब ड्यूक ना चलते हुए उसके पास आता है, जो देखकर फ्रीजर काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि वो उसकी बात समझ रहे हैं। तब ड्यूक कहता है हाँ मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ कि तुम मेरे रास्ते के बहुत बड़े रुकावट बन रहे हो। ये बोलती है वो फ्रीजर के ऊपर एक मैजिक चला देता है, जिससे फ्रीजर काफी ज्यादा घायल हो जाता है और वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। अब फ्रीजर वहीं पर गिर के बेहोश हो गया होता है। तभी कुछ सेज ना अपना रिचुअल पूरा कर फ्रीजर के ऊपर लेवल 6 का थंडर मैजिक से अटैक कर देते हैं। अवताल उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन मोरिया उसे जाने से रोक देता है। अवताल सोचता है कि फ्रीजर तो बस एक छोटे बच्चे की रक्षा कर रहा था, तो फिर आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? अब अवताल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो वादा करता है कि इन सबको सिखाएगा कि असली मैजिक होता क्या है। ये बोलने के बाद वो आगे बढ़ते हुए लेवल 9 का आइस मैजिक इस्तेमाल करता है, जिससे पूरा जमीन आइस में बदलना शुरू हो जाता है। ये मैजिक देखकर सारे सेज काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जोहाची भी कहने लगता है कि सारा चीज बर्फ में जम रहा है, आखिर ये क्या हो रहा है? और वही ड्यूक का रिएक्शन देख रहे हो कि कितना डरा हुआ है। आगे ड्यूक कहता है आखिर तुम सब क्या कर रहे हो? वही हमारा दुश्मन है और डिवाइन सेज अपनी ताकत दिखाओ। तब सारे मेज एक साथ मिलकर उसके ऊपर लेवल 5 का एक्सप्लोजिंग एरो से उसके ऊपर हमला करते हैं। वो सारे एरो जाकर अवताल को हिट होते हैं, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और ड्यूक भी ये चीज देखकर समझ जाता है कि पक्का अवताल का पत्ता कट हो गया होगा। अब जब धुआं वहाँ से हटता है, अवताल उन सबका मजाक उड़ाते हुए कहता है तो तुम सबको सच में लगा था कि मुझे ये अटैक लग जाएगा? अब ड्यूक अपने सामने अवताल को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है, इसलिए वो अपने सैनिकों से कहता है कि अब उसके ऊपर सबसे ताकतवर हमले से अटैक करो। तब सारे मेज मिलकर उसके ऊपर लेवल 6 का थंडर मैजिक से अटैक कर देते हैं। ये देखकर सारे मेज काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि उसने लेजेंडरी स्पेल को भी काफी आसानी से बाईपास कर दिया, कहीं वो कोई राक्षस तो नहीं है। तब अवताल कहता है कि सच बात तो यह है कि तुम लोग काफी ज्यादा कमजोर हो। ये बोलने के बाद वो काफी तेजी से आता है और एक एक करके तलवार से मारना शुरू कर देता है। वो कहता है कि अच्छा हुआ कि ब्रदर ने मुझे तलवार चलाना सिखा दिया था। अब वहाँ के सारे मेज डर के मारे वहाँ से भाग रहे होते हैं। अवताल ये सब देखकर कहता है कि लड़ाई के टाइम पर हमें पीठ नहीं दिखाना चाहिए। ये बोलने के बाद अवताल लेवल 10 का मैजिक इस्तेमाल करता है। सब मेजेस आसमान में देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि ऊपर में ना काफी सारे बादल इकट्ठा हो रहे थे और वो सोच में पड़ जाते हैं कि कहीं अवताल मौसम को कंट्रोल तो नहीं कर रहा। लेकिन ड्यूक कांपते हुए कहता है ये तो वही खो चुकी डिवाइन पावर है। ये सुनकर अवताल कहता है तुम्हारी आंखें तो सच में काफी ज्यादा तेज है, लेकिन ये सिर्फ आम बादल नहीं है, ये वो बादल है जिन्हें मैं खुद कंट्रोल करता हूँ। ये बोलने के बाद अवताल उन सभी के ऊपर अपना अटैक लैंड करवा देता है, जिससे
जिससे वो सारे मेज मारे जाते हैं। बट हम देखते हैं कि अफ्ताल ना ड्यूक और जुहाची को सेफ रखा हुआ होता है। जुहाची उसे धमकी देता है कि ये मत समझना कि तुम सारे मेजेस को मारकर बच के निकल जाओगे, लेकिन अफ्ताल उसकी बातें ज्यादा नहीं सुनता, वो उसे जल्दी से बेहोश कर देता है। तब अफ्ताल भी साफ ड्यूक से कह देता है कि मैं भी उसके ऊपर रहम नहीं खाऊंगा जो अपने बेटे को ही मारना चाहता है। ये बोलने के बाद वो ड्यूक को भी बेहोश कर देता है। आगे अफ्ताल बताता है कि इस तरह उनकी साजिश नाकाम हो गई और 20 शहर में ऑर्गट और जुहाची को मौत की सजा सुना दी गई। अब कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि अफ्ताल ना अपने सामने फ्रीजर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उससे पूछता है कि अब तुम ठीक तो हो ना। तब फ्रीजर उससे एक नेकलेस दिखाते हुए कहता है कि कौन सोचा था कि ये पुराना नेकलेस मेरी जान बचा लेगी। अफ्ताल उस नेकलेस को देखकर समझ जाता है कि ये तो वही नेकलेस है जो पहले मेरा हुआ करता था, लेकिन फिर भी अफ्ताल काफी ज्यादा खुश था क्योंकि फ्रीजर को कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए अब उसे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि अफ्ताल अपनी असली ताकत उन दोनों को दिखाता है। तब फ्रीजर उससे हैरान होते हुए पूछता है कि क्या ये तुम्हारी असली ताकत है, लेकिन अफ्ताल उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ करना कि मैंने पहले इसके बारे में तुम्हें नहीं बताया। लेकिन फ्रीजर समझ जाता है और कहता है मैं समझ सकता हूँ कि इसके पीछे रीजन जरूर होगा, अगर तुम हमें बताना नहीं चाहते तो बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। तब फ्रीजर अफ्ताल से पूछता है तो अब आगे क्या करने का प्लान है। अफ्ताल बताता है कि मैं अभी भी मैजिक स्कूल में जाऊंगा। ये सुनकर मोरियाना हैरान हो जाता है कि इतनी पावर होने के बाद भी तुम मैजिक स्कूल में क्या करने जाओगे। तब अफ्ताल कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर भी मैजिक का ही रास्ता चुनूंगा। मोरिया उसके पीठ पर मारते हुए कहता है मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारी इरादे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ठीक है, जब तक तुम 15 साल के नहीं हो जाते तब तक मैं तुम्हारी ट्रेनिंग में मदद करता रहूंगा। ये बोलने के बाद अफ्ताल उसे काफी ज्यादा शुक्रिया बोलता है। नेक्स्ट सीन में हमें बहुत दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब अफ्ताल को जाने का टाइम हो जाता है। तब मदर उससे इमोशनल होते हुए कहती है कि अब तुम बड़े हो चुके हो और अब तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकते हो। इतना बोलने के बाद मदर अफ्ताल को गले लगा लेती है और काफी ज्यादा रोने लगती है। तब अफ्ताल भी अपने मदर को काफी ज्यादा शुक्रिया बोलता है कि उन्होंने अकेले उसे पाल पोस के इतना ज्यादा बड़ा कर दिया। वेल अब अफ्ताल का जाने का टाइम हो जाता है और सभी लोग उसे बाय कर रहे होते हैं। अब अफ्ताल अपने फैमिली को छोड़कर आगे निकल जाता है और वो मन ही मन फैसला लेता है कि इस बार वो अपनी काबिलियत की हर सीमा को पार करके रहेगा। अब अफ्ताल चलते चलते एक बहुत से छोटे गांव में पहुंच जाता है। तब उसे एक टेंट दिखाई देता है और वो उसके अंदर आकर चाय वगैरह पीने लग जाता है। तब अफ्ताल नोटिस करता है कि उसके बगल में एक गाँव वाला एक घमंडी मेज से बात कर रहा है। वो उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि इतने बड़े मशहूर मेज को यहाँ आना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तब वो मेज घमंड करते हुए कहता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं इधर पढ़ रहा हूँ और तुम मुझे कब से परेशान किए जा रहे हो। इतना बोलने के बाद वो गाँव वाला उससे काफी ज्यादा डर जाता है और उसे काफी ज्यादा माफी मांगता है। लेकिन वो मेज उस गाँव वाले को जलील करते हुए कहता है कि मैं बस 20 साल के उम्र में ही एडवेंचर गिल्ड का ए रैंक हूँ और तुम 50 साल के होने के बाद भी सिर्फ तुम सी रैंक पर अटके हुए हो। तुम्हारी औकात बस इतनी है कि तुम इस सुनसान गाँव में बच्चों को मैजिक सिखाते रहो। यहाँ तक कि वो उसके साथ साथ पूरे गाँव वालों को ही बदनाम करने लग जाता है। तब वो गाँव वाला कहता है कि आज रात हम आपके स्वागत के लिए दावत भी रखी है, लेकिन वो मेज उसके दावत को ठुकरा देता है और अपने पास में खड़ी हुई डीमन लड़की के बारे में घटिया बातें करने लगता है। ये सब बातें सुनकर अफ्ताल समझ जाता है कि उस मेज ने उस लड़की को अपना गुलाम बनाया है। तब उससे याद आता है कि अगर मैं मार्लिन को अपने पास नहीं रखा होता तब उसका हाल भी इसी लड़की के जैसा होता। तब एक गाँव वाला अपनी जान बचाकर भागता हुआ आता है और वो बुरी खबर सुनाता है कि गाँव में एक बहुत बड़ा ऑर्क्स घुस गया है। जब ये बात पूरे गाँव वालों को पता चलती है तो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और मदद बुलाने के लिए कहने लगते हैं। लेकिन वो बूढ़ा आदमी सबको शांत कराते हुए कहता है कि हमें घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेज ऑफ द फ्लेम मेड यहीं पर है और वो ए रैंक के एडवेंचरर हैं। जब ये बात गांव वालों को पता चलती है कि उनके बीच में ए रैंक का एडवेंचरर है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तब वो मेज अपनी तारीफ करते हुए कहता है कि ए रैंक के एडवेंचरर के सामने ऐसे छोटे मोटे मॉन्स्टर से आप लोगों को कोई भी खतरा नहीं है। ये सुनकर अफ्ताल अपने मन में कहता है कि मुझे ए रैंक के एडवेंचरर से यही उम्मीद थी। 400 साल बीतने के बाद भी ए रैंक एडवेंचरर बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। अब वो मेज उस मॉन्स्टर के सामने आ जाता है और उस मॉन्स्टर से कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि असली मैजिक होता क्या है। इतना बोलने के बाद वो अपना मैजिक रिचुअल पूरा करके लेवल 4 का फ्लेम अटैक कर देता है। सभी गांव वाले काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि शायद मॉन्स्टर पक्का मर गया होगा। वो मेज भी कहता है हाँ शायद वो अब मर चुका होगा क्योंकि ये सबसे मेरा ताकतवर स्पेल था। लेकिन अगले पल जैसे ही वो ऑर्क्स उस धुएं में से निकलता है सभी लोग उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो मेज भी उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर इसे छोटी सी भी चोट क्यों नहीं लगी। तब उसे समझ में आ जाता है कि ये कोई आमली मामली ऑर्क्स नहीं है बल्कि ये बेसर्क है। तब वो वहाँ से डर के मारे भागते हुए कहता है कि मैं तो इसे कभी नहीं जीत पाऊंगा। तभी उसके दिमाग में आइडिया आता है और वो सभी गाँव वालों को धोखा देने का सोचता है। वो चुपके से एक सुरक्षा दीवार बनाकर उन गाँव वालों को उसके अंदर पैक कर देता है। अब सब लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि आप हमें अंदर क्यों पैक कर रहे हैं। तब वो मेज कहता है कि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम सबको उसका चारा बना सकूं क्योंकि मेरे जैसे कीमती इंसान को यहाँ मरना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। अब वो गाँव वाले ना उस मॉन्स्टर को अपने सामने देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। अब जब बात जान पर आ गई है तो अफ्ताल उस बैरियर को काफी आसानी से तोड़ देता है। बैरियर टूटने के बाद ये तीनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इधर हम देखते हैं कि गाँव वाले ना जब बैरियर टूटता है तो वहाँ से काफी तेजी से भागना शुरू कर देते हैं। अफ्ताल अपने मन
मन में बोलता है कि मेरा ये इरादा नहीं था कि सबका ध्यान अपने तरफ खिंचवाऊं। ये सब वो सोच ही रहा होता है, पर तभी पीछे से वो मॉन्स्टर आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन अवतार काफी आसानी से उसे डॉज कर लेता है और उसके ऊपर लेवल 3 का फ्लेम अटैक कर देता है। और हैरानी की बात तो ये थी कि उस मॉन्स्टर के ऊपर ना लेवल 3 का अब स्पेल काम कर रहा था। ये देखकर अवतार भी हैरान हो जाता है कि आखिर लेवल 3 में ही काम कैसे हो गया। वो तो सोच रहा था कि इसके बाद लेवल 9 का स्पेल इस्तेमाल करूंगा। ये देखकर वो गांव वाले भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो अवतार की काफी ज्यादा तारीफ करने लग जाते हैं। लेकिन वो मेज ना घबराते हुए ये सोच रहा था कि आखिर मेरा लेवल 4 का स्पेल क्यों नहीं काम किया। इधर अवतार अपने मन में कहता है, शायद मुझे लगता है कि लेवल 1 में ही इस मॉन्स्टर का काम तमाम हो जाता। ये सब वो सोच ही रहा होता है, पर तभी गांव वाले उसे पीछे से घेर लेते हैं। अवतार को लगता है कि शायद ये सब मुझे बधाइयां देने के लिए आए हुए हैं। लेकिन जब वो बात करते हैं कि क्या हम इस और उसको खा सकते हैं, तो अवतार यही मौका देखकर वहां से निकल जाता है। अब अवतार वहां से जाने से पहले उस मेज से कहता है कि तुम्हें थोड़ा बड़ों से इज्जत करके बात करना सीखना चाहिए, और मुझे लगता है कि ये आदमी ना तुमसे कई ज्यादा जादू जानता है। और वो उसे पिछले जुर्म की याद भी दिलाता है कि कैसे उसने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया था, और उसे याद दिलाता है कि जुर्म करने वाले को गुलाम रखने का कोई भी हक नहीं है, इसलिए इसे आजाद करो और तुम जाकर खुद को सरेंडर करो। ये सुनकर वो मेज रोते हुए कहता है कि आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि वो डीमन गर्ल ना अवतार के बातों पर एकदम से फिदा हो गई होती है। तो अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अवतार रेगिस्तान जैसे जगहों पर चल रहा होता है। तभी अवतार पीछे मुड़ते हुए कहता है, आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। तब हम देखते हैं कि वो डीमन गर्ल ना उसका पीछा कर रही होती है। वो उसके सामने आते हुए कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपना शिष्य बना लो। वो रोते हुए कहती है, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे फिर से लोग गुलाम समझ लेंगे और मुझे फिर से गिरफ्तार कर लेंगे। अवतार इसके बारे में काफी ज्यादा सोचता है और वो उससे पूछता है कि आखिर तुम इस हालत में पहुंची कैसे। तब वो डीमन उदास होते हुए अपने पास्ट के बारे में बताती है कि बहुत पहले इंसानों और डीमंस के बीच जंग हुई थी और हमारी क्लैन हार गई थी। तब से इंसानों ने हमें गुलाम बनाकर रखा हुआ है। अवतार अपने मन में कहता है कि एक बार भी गुलाम बन गए तो छूटना काफी ज्यादा मुश्किल है। आगे वो डीमन गर्ल अपनी असली पहचान के बारे में बताती है कि वो डीमन की असली वंशज है और मशहूर मैजिकल एकेडमी अर्थलीना की हेडमास्टर की दूर की रिश्तेदार भी है। और हेड मिस्ट्रेस मार्लिन और ये डीमन गर्ल दोनों ही अच्छे खानदान से हैं। मार्लिन नाम सुनकर अवतार काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उससे पूछता है, तुमने अभी क्या कहा, तुमने अभी किसका नाम लिया। डीमन गर्ल कहती है, मार्लिन 4 एम्परर में से एक अवतार की शिष्य। मार्लिन का नाम सुनकर अवतार काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि उसका स्टूडेंट अब काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। यहाँ तक कि वो मैजिकल एकेडमी की हेडमास्ट्रेस भी है और होना भी चाहिए, क्योंकि आखिरकार 400 साल बीत चुके हैं। आगे अवतार फैसला लेता है कि वो कुछ वक्त के लिए इस लड़की का मास्टर बन जाएगा, क्योंकि वो मार्लिन की रिश्तेदार है तो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। तब अवतार उस लड़की से उसका नाम पूछता है और वो लड़की उसे अपना नाम बताती है, अनास्तासिया। अब सूरज ढलने से पहले दोनों एक बहुत बड़े शहर में पहुंच जाते हैं। अनास्तासिया उससे पूछती है कि ये कौन सी जगह है। तब अवतार उसे बताता है कि कल यहाँ होने वाली मैजिकल एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए वो यहाँ पर आया हुआ है। बट अवतार उससे कहने लगता है कि हम सबसे पहले खाना खाने के लिए चलने वाले हैं। तब वे लोग एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट के सामने खड़े हो जाते हैं। अनास्तासिया कहती है, ये तो मुझे कुछ ज्यादा ही महंगा लग रहा है। अवतार उससे कहता है कि तुम पैसे की बिल्कुल भी चिंता मत करो, और ये बोलकर वे लोग अंदर चले जाते हैं। इसके बाद अवतार ना अंदर आ जाता है और 2 प्लेट खाना ऑर्डर करता है और सभी लोग वहाँ पर ना अवतार के ही बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि वो अपने साथ में ना एक गुलाम लेकर चल रहा है। लेकिन अवतार उन लोगों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वो चुपचाप खाना खाने के लिए बैठ जाता है। लेकिन जब वो अनास्तासिया को चुपचाप जमीन पर बैठता हुआ देखता है तो अवतार उससे पूछता है कि तुम नीचे क्या कर रही हो। तब अवतार उससे कहता है कि तुम्हें जमीन पर नहीं बल्कि तुम्हें टेबल पर बैठना चाहिए। ये सुनकर अनास्तासिया पूरी तरह से हैरान हो जाती है कि वो उसके गुलाम होने के बाद भी वो अपने सामने बैठने को कह रहा है।